दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो वीडियो चल रहा था एमसीक्यू का, ये आपके सामने लास्ट वीडियो है एमसीक्यू के लिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और मेट्रिक स्पेस का एमसीक्यू कल से स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ऑपरेशन रिसर्च को हम लोग एमसीक्यू वे से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लास्ट में पीडीएफ जो बताया था, जो मैंने दिखाया था आपको, उसे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। चलिए, जहाँ पे थे उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसी लास्ट क्वेश्चन पे थे, है ना। इसका आंसर मैंने बताया था, ये था। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ़ ए बी इज़ एन आर्क और उसका थीटा जो है अल्फ़ा से बीटा तक जाता है ऑफ द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू आर एंड इफ़ लिमिट ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, कांस्टेंट है के, तो इनमें से आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो रिलेट करें, ए बी तो ठीक है, यहाँ तक सब जगह ए बी तो सही लिखा हुआ है। आर टेंस टू इन्फिनिटी ए बी, पहले लिमिट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जीरो वाला गलत है। ठीक है, तो ये दोनों में तो कोई एक सही हो सकता है। अब कौन सा सही होगा, देखिए, एफ जेड डी जेड ठीक लिखा है और आई बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू के, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा के है, लेकिन ये आई, ये इमेजिनरी पार्ट देता है आपका, आई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया इसमें, आंसर ऑप्शन इज बी, आई के साथ आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है द कंडीशन अंडर विच द फंक्शन जेड पावर एन ई पावर ए माइनस ई पावर जेड, जहाँ पे ए क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, हैज़ एन जीरोज इनसाइड द यूनिट सर्कल। देखिए, यूनिट सर्कल के इनसाइड अगर आपके पास एन जीरोज होने चाहिए, तो उसके लिए आपको जो ए यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिख रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये सपोर्ट करता है। लेस पे होगा तो एन जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे रेडियस को कम करता चला जाता है, ऐसी कंडीशन रहती है इसमें। सो यहाँ पे आपको ए पावर जो ई की पावर ए है, उसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी पड़ेगी। द रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन जेड पावर 3 माइनस जेड पावर 5 एट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, या जेड इज टू इन्फिनिटी पे क्या होगा रेसिड्यू। तो जेड टेंस टू जब इन्फिनिटी रखेंगे, जब जेड की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो किस तरीके का आंसर आ सकता है, आप वैसे ही देख लीजिए। अगर हम लोग रेसिड्यू तो फिलहाल ऐसे निकाला करते थे, रेसिड्यू ऑफ एनी नंबर मान लेते हैं, अगर जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही है थोड़ी देर के लिए, तो इज इक्वल टू ऐसे लिखते थे, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो दिक्कत करता था उसे ही हम हटा देते थे, है ना। जैसे मान लीजिए जेड माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है इंटू 1 अपॉन, और ये पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दिया जाता था समथिंग समथिंग करके। तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी की बात हो रही, तो फॉर्मूले में इन्फिनिटी लिखना ये तो पूरी तरीके से सही नहीं होता है, तथ्यपरक नहीं है। तो फिर भी अगर हम ऐसे चेक करें कि रेसिड्यू इस पर कैसे निकलेगा, तो कुल मिलाकर के कांस्टेंट वाली चीज़ें हटती हैं। तो अगर हम ऐसे देखें इसे, जेड पावर 3, तो जेड पावर 3 कॉमन ले लीजिए, तो जेड पावर 1 माइनस जेड पावर 2 बचेगा। और अब इसे हटा भी दें, मतलब जिसकी वजह से जीरो से हटा भी दें, फिर भी आपको जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जीरो ही मिलेगा। वैसे भी अगर देख ले आप, इन्फिनिटी रखें जिसकी वजह से जीरो बन रहा है, उसको हटाने के बाद तो ये जीरो ही आएगा रखने पे। कुल मिला के नीचे इन्फिनिटी बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड, कितने पोल आएंगे अगर मॉड जेड की वैल्यू 1 ली जाए, मतलब इनसाइड ए यूनिट सर्कल की बात की जा रही है, तो कितने मिलेंगे। ठीक, तो चेक करते हैं। देखिए, जो जो इसके अंदर आए, पहली बात तो यूनिट सर्कल है, पहले इसको समझ लेते हैं। यूनिट सर्कल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है इसकी जो एंड पॉइंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखेंगे, 0,1, और ये सारी चीज़ें रखेंगे। नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ये है, एक ये फैक्टर है, एक जेड स्क्वायर प्लस 3 है और एक जेड स्क्वायर प्लस 2 है। इसमें से अगर आप तीनों को एक एक करके ज़ीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये तो इसके इनसाइड मिलेगा। इसको सॉल्व करें अगर आप, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, जो कि इसके बाहर चली जाएगी। तो ख़त्म हो गया ये, ऐसे ये भी बाहर चली जाएगी। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है जेड, जो इसके मॉड जेड इक्वल टू 1 में लाई करेगी। ठीक है, इसके बाद ये तो एक फॉर्मूला ही आपके सामने आ गया, 0 से इन्फिनिटी में साइन एक्स अपॉन एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो याद भी रहता है, जिसकी वैल्यू आती है π/2। ठीक, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, इफ सी बी द सर्कल मॉड जेड जिसका 3 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डी जेड इज़, ये क्या आएगा। तो देखिए इसको रेसिड्यू वाले तरीके से कर लीजिए। कैसे, अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो नीचे जेड माइनस वन और जेड प्लस वन बनेगा, ठीक। तो देखिए दो तरीके से रेसिड्यू निकलेंगे, एक जेड इक्वल टू वन और एक जेड इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए दोनों निकालते हैं। अगर हम रेसिड्यू निकालें जेड इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू माइनस वन जेड माइनस वन और वन अपॉन जेड माइनस वन जेड प्लस वन, ठीक। तो ये तो कट गया। अब जैसे आप यहाँ पे एक सेकेंड, हमने यहाँ पे प्लस रखना है क्योंकि ये जेड जिसका हम रेसिड्यू निकालते हैं उसे उसके उसी के फैक्टर को हम लोग कैंसिल करते हैं। तो प्लस वाला है तो प्लस वाला कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, जेड टेंड्स टू प्लस वन मान लेते हैं, प्लस वन, तो माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब जैसे आप रखेंगे तो यहाँ से वन बाई टू मिलेगा, ठीक। जेड इज इक्वल टू प्लस वन पे रेसिड्यू आपका निकल जाएगा वन बाई टू, ठीक है। ऐसे माइनस वाले पे करेंगे तो माइनस वन बाई टू निकलेगा। और आपको पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है टू पाई आई और सम ऑफ रेसिड्यूज़। तो एक रेसिड्यू था वन बाई टू, एक था माइनस वन बाई टू, दोनों को आपने ऐड किया, जीरो हो गया, जीरो में आपने टू पाई आई का मल्टीप्लाई किया तो वो भी जीरो ही आ गया। सो आंसर इसका क्या हो गया, ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड दिस एट वन टू एंड थ्री आर रेस्पेक्टिवली। देखिए वन टू थ्री पे अगर बात करें तो ये कहने का क्या मतलब, वन का क्या मतलब है, जेड इक्वल टू वन पे, यानी हमारी लिमिट जो ली जाएगी जेड टेंडिंग टू वन पे ली जाएगी और आपका यही वाला फैक्टर जेड माइनस वन ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल होगा तो आप बाकी जेड की वैल्यू वन रखेंगे बाकी पूरे में, तो आंसर क्या आएगा, रख के देखिए जेड इक्वल टू वन, तो ऊपर वन क्यूब ये तो कट चुका होगा, वन माइनस टू हो गया माइनस वन, वन माइनस थ्री होगा माइनस टू, तो यानी ये आ गया अपना वन बाई टू। तो देखिए वन बाई टू किस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरे में हमें जेड इक्वल टू टू रखना है। तो जेड इक्वल टू जब टू रखेंगे आप, जेड टेंडिंग टू टू रखेंगे जब आप, तो टू वाला कट जाएगा तो बचेगा ये और ये रख के देखिए, जेड की वैल्यू टू रखिए तो टू पावर थ्री ऊपर आ गया और नीचे आपका टू माइनस वन हो गया वन और टू माइनस थ्री हो गया माइनस वन, तो यानी ये माइनस एट हो गया, ठीक है। तो देखिए फिर माइनस एट तो आ रहा है तो माइनस एट तो यहाँ है, जबकि ये तो गलत है और इसका पहला सही था, बाकी माइनस एट तो आ ही नहीं रहा है। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो नन ऑफ दीज आंसर है। बाकी अगर इसमें से कोई सही आंसर होता तो कुछ इस तरीके से होता कि भाई पहला निकला है वन बाई टू, दूसरा निकला है माइनस एट और तीसरा कैसे थ्री को रखते तो भाई थ्री वाला कट जाता और थ्री 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 पावर थ्री हो जाता 27 और थ्री माइनस वन हो गया टू और ये 27/2, ठीक। तो हमें लगता है यहाँ पे जो इन्होंने इन्फिनिटी बनाया है वो ऐसे बनाने, सॉरी 8 बनाया है, जो ऐसे बनाने के चक्कर में ऐसा बना दिया है, तो ये गलती हो सकती है। बाकी तो इस हिसाब से नन ऑफ दिस आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एफ जेड की वैल्यू ई पावर एम आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए आई, जेड इक्वल टू ए आई पे निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो नीचे लिखा है ना इसको पहले फैक्टराइज कर लो। आप इसको फैक्टराइज कर लोगे ई पावर एम आई जेड, तो आप देखोगे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसको आप जेड प्लस ए आई लिख सकते हो और जेड माइनस ए आई लिख सकते हो, ठीक। आपको पता है यहाँ से क्या निकलेगा, जेड माइनस ए आई, तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा और जेड टेंडिंग टू ए आई उठा करके हम कहाँ रखेंगे, हम फॉर्मूला इसमें रख देंगे, यहाँ पे जेड इक्वल टू ए आई रख दीजिए यहाँ पे। किसको हटा करके, ई पावर एम आई जेड तो लिखा ही है और नीचे जो हमारा जेड प्लस ए आई और जेड माइनस ए आई लिखा था, तो जेड प्लस ए आई बचेगा, जेड माइनस ए आई तो कट चुका होगा। जेड की वैल्यू ए आई आप सब जगह रख दीजिए, तो जेड की वैल्यू ए आई रखेंगे तो एम आई इंटू ए आई होल अपॉन ए आई प्लस ए आई, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस वन, तो ई पावर माइनस एम ए हो जाएगा अपॉन टू ए आई। तो अब इसमें चेक कर लीजिए, ई पावर माइनस एम ए अपॉन टू ए आई, देखिए पहला वाला आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका मैंने चूँकि ये चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाया था, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, दैट्स व्हाई आई हैड इंक्लूडेड द एमसीक्यूज ऑफ दैट चैप्टर इन द लास्ट, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। मैंने ये इसके 3 वीडियो बनाए हैं, तीनों को इसकी खुद की प्लेलिस्ट पे भी डाला हुआ है, हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, लेकिन वो टेस्ट जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो यू विल नॉट
able to understand such kind of question how to solve and give the answer directly. तो उसे जाकर के तीनों ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो का एंड तब समझ पाएंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या है, बोला कि द सीरीज़ 1/σ1/n⁴p इज़ कन्वर्जेंट इफ़। आपको याद होगा ये इसे बोलते हैं पी टेस्ट बोलते हैं। ये क्या है, जब भी कोई सीरीज़ 1/n की पावर p ये होता है तो इसमें पी टेस्ट लगता है। पी टेस्ट की क्या खासियत है, पी टेस्ट की खासियत है कि ग्रेटर अगर है, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट होता है, लेस देन या फिर इक्वल टू है 1 तो डाइवर्जेंट देता है। तो इसने कन्वर्जेंट की बात की है, तो आंसर आपका सही है। अब देखिए इसमें कन्वर्जेंट पूछा है, पेपर में डाइवर्जेंट भी आ सकता है, तो मैंने दोनों बता दिया है फिलहाल, लेकिन आप एक बार डिस्क्रिप्टिव इस चैप्टर का स्पेशली ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट देखिए, द सीरीज सिग्मा UN ऑफ पॉजिटिव टर्न इज कन्वर्जेंट इफ़। कब कन्वर्जेंट होती है, अब देखिए किस तरह का टेस्ट इसने बोला है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है UN पावर 1/n, अगर इसे पावर में 1/n होता है तो इसे nth रूट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नाम भी याद रखिए अगर आप, तो सही रहे। कह रहा है इसे कन्वर्जेंट हम कब बना, और जब इस तरीके से लिखा होता है तो ये रेशियो टेस्ट होता है, इस तरीके से लिखा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, राविस टेस्ट बोलते हैं। सब बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका समझते हैं, पहले क्या लिखा है। जब UN की पावर 1/n करने पे लेस देन 1 आए, इसने कन्वर्जेंट की बात की, तो आपको याद होना चाहिए इसे हम nth रूट टेस्ट कहते हैं, और ये लेस देन 1 पे क्या देता है, कन्वर्जेंट देता है, ठीक है। ग्रेटर 1 पे डाइवर्जेंट देता है, और इक्वल टू 1 पे ये फेल हो जाता है, ठीक है। ये तो रेशियो टेस्ट है, ये भी गलत ही लिखा है। ग्रेटर पे 1 पे ये कन्वर्जेंट देता है, लेस पे ये डाइवर्जेंट हो जाता है, इक्वल टू पे फेल हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे भी गलत लिखी है फिलहाल। तो समझ में आया, आंसर ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, आपका ए वाला। आगे बढ़ते देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है UN डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज। इसका nth टर्म पहले तो क्या होगा ये खुद सोच लीजिए। पहला टर्म था तो उसमें लिखा हुआ है दोनों का स्क्वायर, 1² / 2²। दूसरा टर्म था तो ऊपर में भी दो फैक्टर हैं, नीचे भी 2 फैक्टर हैं। तीसरे टर्म में ऊपर भी 3 फैक्टर हैं, नीचे भी 3 फैक्टर हैं, लेकिन x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, x की पावर्स बढ़ती जा रही है। तो nth टर्म क्या होना चाहिए, जब आप nth टर्म की बात करेंगे तो 1², 3², 5² डॉट 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 कितने होंगे, भाई 135 तो चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमारे फैक्टर्स भी चल रहे हैं, तो ये क्या होगा n², ठीक है। और सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। और नीचे में सारे के सारे इवन चल रहे हैं, तो 2², 4², 6², ऐसे करते करते 2n²। अच्छा वैसे एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपका देखिए तो 135 आपकी क्या चल रही है, AP चल रही है। तो AP चल रही है तो इसका nth टर्म क्या होगा, 135 का nth टर्म होगा 1 + n-1 इंटू डी है आपका 2, तो 2n-2, 2n-1, तो ये 2n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2, 4, 6 का अगर देखा जाए nth टर्म तो डबल डबल चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल 2n लिख करके आप कर सकते हैं, ठीक है। देन कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी सही होगी। देखिए UN तो ये हो गया, ठीक है। UN+1 आप करेंगे तो क्या होगा, UN+1 करेंगे तो एक आगे बढ़ा देंगे हम, जहाँ जाए ना वहाँ एक टर्म आगे बढ़ जाएगा, तो UN+1 क्या निकलेगा। और यहाँ पे x पावर कितनी हो जाएगी भाई, दूसरे टर्म में पावर 1 है, तीसरे टर्म में पावर, ठीक भाई। देखिए अगर दूसरा टर्म है, ये दूसरे टर्म में x की पावर कितनी है 1, तीसरे टर्म में पावर x की कितनी है 2, तो एक कम हो रहा है, तो nवें टर्म में पावर कितनी होगी n-1। अब UN+1 निकाला जाए तो इसी में एक बढ़ा दिया जाए सब जगह, 1², 3², मैंने एक्सरसाइज में कराया है उसमें, इसकी तीनों वीडियो में, तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 2n-1 का स्क्वायर तो रहेगा ही, और उसके बाद एक टर्म आगे बढ़ाएंगे तो n की जगह n+1 करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2n+2 -1 हो जाएगा, तो 2n+1 का स्क्वायर, ठीक। और होल अपॉन में भी बिल्कुल वैसे करेंगे, 2², 4², 6² डॉट 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 2n² और जाएगा 2n+2 का स्क्वायर, और x पावर कितनी हो जाएगी, एक बढ़ा देंगे तो x पावर n हो जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, डिवाइड करेंगे बच्चों तो बहुत कुछ कट जाएगा। देखिए 1 से लेकर 2n-1 तक, यहाँ भी और यहाँ भी 2n तक, यहाँ से यहाँ तक x पावर n देखेंगे तो x पावर n कट जाएगा, लेकिन एक x पावर -1 बचेगा, तो बचेगा क्या कुल मिला के हम आपको बताते हैं। देखिए
ठीक, तो ये हो जाएगा अपना, देखिए 2n+2 होल स्क्वायर, 2n+1 होल स्क्वायर, और अपना जब आपने डिवाइड किया तो एक्स पावर -1 ऊपर बच गया। लिमिट आपकी एंड से n टेंस टू इन्फिनिटी ही है। अब आप देखिए n ऊपर से कॉमन लेके नीचे से लेके काट देंगे, तो ऊपर से n कॉमन आएगा तो n स्क्वायर कॉमन आएगा, तो 2+2/n हो जाएगा होल स्क्वायर में, और ऐसे नीचे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2+1/n होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। n की वैल्यू जैसे इन्फिनिटी रखेंगे ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 2² तो 1 ही हो जाएगा, और 1/x बचेगा, तो 1/x आया कुल मिला के। सो आंसर इज़ व्हाट, un/un+1 इज इक्वल टू 1/x। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द सीरीज सिग्मा 1/n पावर 2/3। देखिए n की पावर जो है 2/3 है बच्चों, जो कि लेस देन 1 है। अभी तो सीखा हम लोगों ने क्या, p की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये तो p टेस्ट लगेगा यहाँ पे, है ना। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो कन्वर्जेंट, अभी तो बात किया, तो ये तो लेस देन है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात। लेस देन और इक्वल टू 1 पे p टेस्ट में डाइवर्जेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा un वी मस्ट हैव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू, ये कौन सा है आपको याद होना चाहिए, कॉची फंडामेंटल टेस्ट है, इसे ये जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वी मस्ट हैव अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जा कर के हमारा कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट लगता है, और वो डाइवर्जेंट सॉरी हाँ डाइवर्जेंट उस केस में होता है जब आपका सिग्मा जो इसकी लिमिट लगाई जाए और वो इन्फिनिटी सॉरी वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी दे दे, तो उस केस में वो डाइवर्जेंट ही होता है। उसे कौन सा टेस्ट बोलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसे कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जेंट सीरीज चाहिए, तो कन्वर्जेंट के लिए नॉन जीरो फाइनाइट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, इनफाइनाइट होना नहीं चाहिए। 1 कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो, 1 पे तो सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं, और ये मतलब मैक्सिमम टेस्ट फेल हो जाते हैं, p टेस्ट तो 1 पे आपको डाइवर्जेंट दे देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर फाइनाइट वैल्यू लानी है और लिमिट चेक करना है, लिमिट के केवल चेक करने से आपको आंसर देना हो, तो लिमिट 0 अगर आती है दैट मीन्स दैट मस्ट बी कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इनफाइनाइट सीरीज दिस इस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, अगर आप देखें तो सही से, तो ये सीरीज़ कुछ इशारा कर रही है, ये है आपकी इनफाइनाइट जीपी। देख लीजिए, डिवाइड करिए, ए से इसमें डिवाइड करेंगे एक्स बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे फिर एक्स बचेगा, ऐसे करें, तो ये कौन सी इनफाइनाइट जीपी आईजीपी। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है तीनों वीडियो में। फॉर्मूला होता है, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो a/1 - r होता है, r मतलब कॉमन रेशियो है, यहाँ पे a तो फिलहाल a ही है, कॉमन रेशियो भी अगर आप डिवाइड करोगे तो x है, तो a/1 - x, यहाँ पे x की जो मॉड हो वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। पहला आंसर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सीरीज सिग्मा 1/n पावर p इज़ डाइवर्जेंट, अभी तो बताया, लेस देन इक्वल टू पे, याद रखिएगा केवल लेस देन पे नहीं, लेस और इक्वल दोनों पे ही ये डाइवर्जेंट होती है। अगली सीरीज़ देखिए, यहाँ पे 1² अच्छा ये पावर बढ़ रही है, 1/1, 2/2, 2/2, 3/3, 3/3, 4/4, ऐसे करते करते ये सीरीज़ बढ़ रही है। कह रहे इसका nth टर्म क्या होगा। देखिए nth टर्म जो भी होगा, अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर में पावर कैसे चलिए 1 2 3 4, तो nth में क्या होगी n⁻n, और नीचे भी देखो तो 1 2 3 4 ही चल रहा है, तो ऊपर भी 1 2 3 4 चल रहा है, नीचे भी 2 3 4 चल रहा है, तो n⁻n होगा nth टर्म पे। नीचे देखेंगे तो 2/2 3 4 चल रहा है, तो आप देखिए ऊपर से नीचे एक ज़्यादा है, तो ऊपर से नीचे एक ज़्यादा है, और यहाँ पे भी एक ज़्यादा है, तो देख लीजिए यही बनेगा n⁻n/n+1 होल पावर n+1, तो आंसर ऑप्शन बी सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है तो 1 2 3 रख लीजिए, यही बनती चली जाएगी सीरीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, लेट सिग्मा un बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un इज इक्वल टू l, देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इफ। देखिए जब हम लोग ने रेशियो टेस्ट पढ़ा था बच्चों, तो un/un+1 पढ़ते थे, वहाँ पे >1 हमारा कन्वर्जेंट होता था, <1 डाइवर्जेंट होता था, और =1 फेल कर जाता था, तो इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो जब उल्टा करेंगे, जब आप इसका उल्टा करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आप बात करेंगे un+1/un की, तो >1 पे कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होगा,
और लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा और इक्वल टू 1 पे फेल करेगा। देखिए कन्फ्यूजन में ना पढ़ करके आपको जो बताया गया सिर्फ इसको याद रखिए, इसको रिलेट करिएगा। तो इसने क्या बोला है, हमें चाहिए अपना कन्वर्जेंट, ठीक है, तो लेस देन 1 होना चाहिए। एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। कहाँ गया ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल, देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेस टू। ये तो सही लिखा हुआ है कि ग्रेटर पे, ये तो सही लिखा है ना जो हम लोगों ने सीखा है, एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे लेस देन 1 हो जाएगा। देखिए दोनों का आंसर एक जैसा है लेकिन लिखा अलग तरीके से, ध्यान दीजिएगा। जो बताया है इस बात को एक बार और रिवाइंड करके सीख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। इफ़ यू एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज़, ठीक है, तो भैया nth टर्म निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे x पावर 2 3 4 से चल रही है, 2 4 6 चल रहा है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रिलेट करेंगे ना तो सारे के सारे बन जाएंगे, किसी में भी रख के अगर आप देखें तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। देखिए अगर हम इसको स्टार्ट करें ऊपर में, इसे हम x पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है क्या, चलिए रखते हैं यहाँ पे। अगर इस वाले में रखें 0 1 2 करके n की वैल्यू, है ना, या n है नेचुरल नंबर होता है, तो भाई 0 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जगह देखें जहाँ पे 1 से स्टार्ट करें और पहला 0 बने। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1 से स्टार्ट करें, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 बनेगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 बनेगा, ना ये 0 बनेगा ना ये 0 बनेगा। और एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ 1 माइनस 1 लिखेंगे तो पहला 0 बनेगा, रूट में 0 यानी अनंत बन जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम इसी को देखते हैं, 1 रखें तो x पावर 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 हो गया 0, और यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो गया 2 और रूट के अंदर 1, ठीक है। पहला टर्म तो बन गया, प्लस लगाइए, ठीक, प्लस लगा। दूसरा अब 2 रखिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 बचा, अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो गया और अंडर रूट में 2, देखिए एकदम सही है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, 2 3 चेक कर लीजिए बस हो गया काम अपना, ठीक है। और थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग अगर हो तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज 1 3x 5x 7x क्यूब। अच्छा अगर देखें तो कोफिशिएंट्स जो हैं बच्चों 1 3 5 7 चल रहा है, तो कोफिशिएंट चल रहे हैं तो 1 3 5 7 का जो nth टर्म होता है वो 2n-1 होता है। अगर आप देख पाएँ तो nth टर्म क्या होता है, AP बन रही है और 1 3 5 7 AP तो बन रही है, तो a प्लस n-1 d होता है, a हो गया 1 प्लस n-1 यानी n-1 तो n-1 है, और d हो गया हमारा 2, तो 2n-2 प्लस 1 तो 2n-1 हो गया, ठीक है। x पावर, तो x पावर को देखा जाए तो x पावर तो फिलहाल 0 1 2 3 चल रही है, तो x पावर कैसी होनी चाहिए आपकी, सोच लो आप n-1, क्योंकि एक कम करनी पड़ेगी ना। अब पहला टर्म निकालोगे तो 1-1 रखोगे तभी तो 0 आएगा, इसलिए n-1 लिख दिया मैंने। अब ये तो un है, ठीक है, un में un प्लस 1 से डिवाइड करें अगर हम, क्योंकि वही पूछा उसने, तो एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ा दीजिए। जब यहाँ पे n+1 रखेंगे तो सोचिए क्या होगा, n+1 रखेंगे तो 2n+2 हो जाएगा, और इसमें से एक घटा देंगे तो 2n+1 बचेगा, ठीक। और ऊपर में अगर एक टर्म बढ़ाएंगे तो x पावर n बनेगा, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट लेंगे तो फिलहाल आ जाएगा आपका 1, जैसे पिछले वाला एक क्वेश्चन था। इसे सॉल्व करेंगे x पावर n से x पावर n कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा। आंसर क्या आ गया, 1/x, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे x नहीं है, वो एक इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था हमने, बस x नहीं है यहाँ पे, है ना। तो भाई इसका आंसर वैसे 1 आया था, आपको याद होगा, x पावर 1/x आया था, बाकी सब कट गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मैं दिखा दूँ क्या। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें x है उसमें x नहीं है, इसका आंसर कितना आया था, अभी तो सॉल्व करके बताया था 1/x आया था, तो बाकी के सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी उसमें जो n के टर्म से में बनेगा, लिमिट लेंगे तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्या आया था वैसे यहाँ पे, वैसे ये बना ऐसा था कुछ 2n-1 होल स्क्वायर, नहीं 2n-2 होल स्क्वायर अपॉन 2n-1 होल स्क्वायर बना था, x था नहीं। तो जैसे आप लिमिट लोगे तो लिमिट लेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, ऊपर में n स्क्वायर कॉमन लेंगे, आपको पता है ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो आपका बचेगा 2-2 अपॉन n होल स्क्वायर, ठीक, होल अपॉन नीचे भी n स्क्वायर लेंगे तो ये भी आपका 2-1 अपॉन n होल स्क्वायर बनेगा। तो भैया ये तो कट गया, इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर ऊपर और 2 स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, सिंपल सा, वही तो बोला 1 आएगा।
देखिए एक क्वेश्चन ये और है, लास्ट है आपका, लेट एफ एक्स इज बी ए नॉन नेगेटिव मोनोटॉपिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली होता है, वैसे टॉपिकली नहीं होता, मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली का मतलब होता है कि एक के बाद एक, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब जो ग्राफ होगा वो लगातार या तो उसी तरीके से बढ़ेगा या तो उसी तरीके से घटेगा, इसे बोलते हैं मोनोटोनिक, एक ही टोन में, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to इन्फिनिटी सच दैट 1 से इन्फिनिटी अगर एफ एक्स डी एक्स को हम कन्वर्जेंट कहें तो ये जो हमारा होगा इसकी वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए अगर ये कन्वर्जेंट होगा, इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट ले रहे हैं तो ये भी आपकी वैल्यू कन्वर्जेंट ही होगी, तभी आंसर आएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। याद रखिएगा सिग्मा का मतलब भी हालांकि सेम ही होता है, ठीक है, उसको भी इंटीग्रेशन में ही ब्रेक किया जाता है, या यूँ कहे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो सिग्मा का ही सम होता है, ठीक है। सो द आंसर इज कन्वर्जेंट। देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का आपकी बुक का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एमसीक्यू ख़त्म होता है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस के एमसीक्यू ऑलरेडी कर रखे हैं। हम लोग कल से मेट्रिक स्पेस और साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग के भी एमसीक्यू और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो भी बनेगा वो करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।